नमस्कार। अभिषेक पांडे के साथ आप देख रहे हैं गांव जवानी। हमारा जो कार्यक्रम चल रहा है गांव जवार चला गांव की ओर। गांव के किसान नेता हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे हम उनका परिचय जानेंगे और किस तरह किसानों से जुड़कर काम कर रहे हैं और किसानों के लिए क्या आगे कार्यक्रम रखते हैं, क्या करते हैं, इन सब चीजों पे हम चर्चा करेंगे अपने कार्यक्रम गांव जवार चला गांव की ओर। गांव जवार चला गांव की ओर कार्यक्रम का जो मुख्य मुद्दा है किसानों की बात, गांव के लोगों की बात, रोजगार की बात, चीजों पे हम चर्चा कर रहे हैं और आगे इन सब चीजों के लिए हम गांव की प्रतिभाओं को, गांव के लोगों के, गांव की बातों को अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच पहुंचा रहे हैं। हमारा कार्यक्रम आप लोगों को कैसा लगता है इसके बारे में लाइक और कमेंट कर जरूर बताएं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मैं राजनीति यादव, प्रदेश अध्यक्ष जय किसान आंदोलन उत्तर प्रदेश। आप गांव में जा जाके किसानों को जगाने का प्रयास कर रहे हैं जी। तो किसानों की क्या क्या समस्याएं सामने आ रही हैं? देखिए, खास तौर से हम अपने आजमगढ़ मंडल की बात करते हैं। हमारा पूरा आजमगढ़ मंडल, जिसमें आजमगढ़, बलिया, मऊ 3 जिले आते हैं और ये तीनों जिले बहुत ही उपजाऊ जिले हैं। पूरे भारतवर्ष में अगर कोई सबसे उपजाऊ जिला है तो हमारा आजमगढ़ मंडल के तीनों जिले हैं जी। इसमें हमारे हर फसलें उगती हैं। गन्ना, अरहर, मटर, मक्का, बाजरा, मूंगफली, गंजी, सरसों, गेहूं, जितनी भी फसलें हैं और भारत में जहाँ जो भी सब्जियां पैदा होती है, हरी और जो भी सब्जी पैदा होती है, हमारे इस आजमगढ़ मंडल में वो भी पैदा होती है। सारी चीजें यहाँ माने भरपूर मात्रा में पैदा होती है। तो हमारा आजमगढ़ जिला काफी जो है कि फसलों के मामले में बहुत ही हम लोग भाग्यशाली हैं कि इस मंडल में हम लोगों का जन्म हुआ कि और हमारा जमीन एकदम समतल है सर। यहाँ पर कहीं न पर्वत है, न पठार है, न कोई ऐसा मरुस्थल है, सारी जमीनें प्लेन है और सब उपजाऊ है। यानी कि किसानों के लिए एक प्राय स्वर्ग कहा एकदम जाए। वरदान है हमारे लिए। आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़, बलिया, मऊ, जौनपुर, ये पूरी एरिया जो है हमारा 3 मंडल है। जौनपुर ये मिला करके चारों जिले जो है, आप मान के चलिए कि पूरे अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश को खिलाने में सक्षम है, खाली 4 जिले। अच्छा जी। अभी यहाँ के जो किसान हैं परेशान हैं, जानवरों के लेके, जंगली जानवर हैं, तो कैसे उन लोगों का समाधान हो, इस चीजों पर आप क्या कार्य कर रहे हैं? देखिए सर, हमारे यहाँ जो जमीन है वो बहुत उपजाऊ है, हर चीज पैदा करती है। हमारे यहाँ इतना मक्का पैदा होता था 10-15 साल पहले, इतना मक्का पैदा होता था कि कोई किसान अगर 1 बीघा भी गन्ना मक्का लगा देता था तो उसके पास 1-2 टाली ले जाके बेच देता था। बहुत मक्का पैदा होता था, उसमें 2 फसली हम ले लेते थे। यहाँ सूरजमुखी भी हो जाती थी, साग सब्जियां भी हो जाती थी। लेकिन हाय रे मेरे देश, हाय रे मेरा आजमगढ़ मंडल, न जाने किसकी नजर लग गई यहाँ पे कि हम लोग इस समय यहाँ के लोगों के पास कुछ नहीं बचा। सबसे बड़ी बात है 10-15 साल में कुछ नहीं बचा किसानों के पास। यहाँ 3 जानवरों का प्रकोप बढ़ गया सर। अच्छा। नीलगाय, बंसुअर और तीसरा है गाय सांड। मतलब इतना ज्यादा हो गए कि रात भर किसान अपने खेतों में रखवाली करने के बाद भी ये तीनों जानवर नहीं बचा, छोड़ रहे हैं। सारी फसलों को चट कर जा रहे हैं। अब किसान बोता था, लागत लगाता था, जब काटने जाता था कुछ नहीं मिलता था। आज की डेट में हमारे पूरे इस 4 जिलों की बात मैं बता रहा हूँ, आजमगढ़, बलिया, मऊ और जौनपुर और गाजीपुर को ले लीजिए, 4-5 जिले जो यहाँ पूर्वांचल के हैं, ये गरीबी रेखा में चले गए सर। माने इतना संपन्न एरिया होते हुए, माने एक 15-20 साल के अंदर में सरकारों की दूरदर्शी नीतियों के चलते मतलब कि एकदम कुछ हमारे पास बचा नहीं, सब चट कर जा रहे हैं। तो हम लोग इस समय सर एक मुहिम छेड़ रखे हैं। हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन भी दिया कि श्रीमान जी देखिए, जंगली जानवर जो नीलगाय, बंसुरा है, इसका देखिए हमारी फसल बर्बाद हो रही है, तो उसका सोल्यूशन है ना। तो हम लोगों ने सोल्यूशन डीएम को और यहाँ के आयुक्त को, महोदय को दे दिया कि देखिए हमारी जो फसल बर्बाद हो रही है उसमें नीलगाय, बंसुरा, उसका स्थान है जंगल जी। और हमारे उत्तर प्रदेश बहुत बड़े बड़े जंगल हैं, जैसे पीलीभीत टाइगर्स रिसोर्स, हाँ, लखीमपुर खीरी का बहुत बड़ा जंगल है, सोनभद्र है, मिर्जापुर है, ये बड़े बड़े, और लखीमपुर खीरी और पीलीभीत तो लाखों एकड़ में फैला हुआ है। तो हम लोग डीएम साहब से कह दिए कि भैया एक काम करो,
जिस समय आप नौकरी के पाए तो सुरक्षा की गारंटी लिए, शपथ लिए। हाँ। व्यवस्था आपका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीनों को, चाहे वो विधायक हो, चाहे एमपी हो, चाहे एमएलए हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, डीएम हो, जज हो, जो भी है, जी। एक लाइन की सबको सर कसम खानी पड़ती है। हम भी जिला पंचायत सदस्य 2 बार रहे, वो कसम हम लोग भी खाए। क्या खाना पड़ता है कि मैं संविधान में वर्णित व्यवस्थाओं के आधार पे ईश्वर की सौगंध खा के कहता हूं, जो जिस भी धर्म कराता अपने अपने ईश्वर की सौगंध खा के कहता हूं कि मैं बिना किसी पक्षपात के, बिना भय किए लोगों के साथ न्याय और उनकी सुरक्षा करूंगा अपनी क्षमता के अनुसार। यही है शपथ। तो हम लोगों ने डीएम साहब से कहा कि चाहे जिलाधिकारी हो, चाहे एसडीएम हो, चाहे वो कमिश्नर हो, चाहे एसपी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री, उनकी पहली उत्तरदायित्व सुरक्षा की। सुरक्षा में आता है जान और माल की सुरक्षा। जब हमारी संपत्ति पूरा, बताइए, इतना उपजाऊ एरिया, आज न हमारे पास अरहर है, न चना है, न मटर है, न मक्का है, बासमती, न सूरजमुखी है, हमारे पास कुछ नहीं बचा, न गंजी है, न मूंगफली है, सब चीज गायब हो गई, न गन्ना भी तोड़ दे रहे हैं सब। मतलब हमारे पास सर कुछ नहीं बचा, सब लोग खा गए, मैंने पशु के अनुसार। जिनसे हम लोग कहे जब सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है, तो अगर सुरक्षा नहीं कर सकते इन लोगों की, हमारी सुरक्षा नहीं कर सकते, तो काहे कि आप कुर्सी बैठो भैया, गद्दी छोड़ो। चाहे डीएम हो, चाहे कमिश्नर हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रधानमंत्री। हाँ, जब किसानों की सुरक्षा नहीं हो रही है तो आपको गद्दी छोड़ने का अधिकार नहीं है, क्योंकि पब्लिक मालिक है, पब्लिक टैक्स देती है जी। हाँ। हमारे टैक्स इनको तनख्वाह मिलती है, तो पब्लिक कह रहे भैया हमारा टैक्स आपको मिलता है और आप हमारी सुरक्षा करने में अक्षम है, तो गद्दी छोड़ दो। कसम खा के जिसके लिए हम बैठाएं तुमको, जब हमारी फसल नहीं बच पा रही है, हम खाने बिना मर रहेंगे, तो बताओ हम पानी पी के, तो अभी तो कुछ हो भी जा रहा है, बहुत रात भर जागने के बाद थोड़ा मोड़ा हमको तो लग रहा है कि जब सारी चीजें बर्बाद हो जाए तो हमको भीख मांगने से भी नहीं मिलेगी, भीख भी नहीं मिले, कहाँ से मिलेगी जब हमारी फसलें बर्बाद हो जाएगी। आप पता कर लीजिए, पूरे गांव जवार में, आप लोग तो गांव जा रहे हैं, आप भी किसान हैं, हम नहीं कह रहे कि आप भी किसान नहीं है, आप पत्रकार भले से लेके किसान हैं। अभी आप गांव-गांव जाके महापंचायत कर रहे हैं, तो उस महापंचायत का क्या उद्देश्य है? हमारा महापंचायत का देखिए उद्देश्य है 3। पहली तो अपनी फसल बचाना है जी। फसल बचाने के लिए हम लोगों ने डीएम साहब को, कमिश्नर साहब को, माननीय मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन हमने सौंप दिया कि भाई हमें हमारे जो जानवर हमारी फसल को तबाह कर रहे हैं, पहले तो इनको आप ले जा करके यथास्थान नहीं, जो जंगली जानवर नीलगाय और बंसुअर है, तो सरकार इसके लिए, उसके बाद बहुत सारे सिस्टम है, बहुत सारी व्यवस्थाएं, वो मिलिट्री लगाए, पुलिस लगाए, होमगार्ड लगाए, वन विभाग लगाए, फॉरेस्टर लगाए, रेंजर लगाए, सफाई कर्मी लगाए, एसडीएम लगाए, डीएम लगे, पीएससी लगाए, सारे लोगों को लगा करके गांव-गांव से हमारे जो जंगली जानवर नीलगाय बंसुरा को पकड़वा करके ले जा करके लखीमपुर खीरी, चाहे पीलीभीत, चाहे सोनभद्र, चाहे मिर्जापुर के जंगलों में संरक्षित, गोरखपुर में भी जंगलवाद कुछ संरक्षित कर दिया है। और जो गाय सांड है, अगर जिसको बहुत भैया पूजा करने के टाइम, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, बहुत अगर गाय सांड के तुम्हें पूजा करने का मन कर रहा है, तो अपने घर एक मान लो, उसकी पूजा करो। और सरकार को अगर ये लग रहा है कि नहीं गाय सांड की पूजा करेंगे, तो अपने गौशाला में ले जाके उनकी पूजा करो। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ, सरकार तो हर जगह, 1 मिनट, ले जा करके वो पूजा करे, लेकिन हमारे खेतों में छोड़कर, हमारे बर्बाद करके, हमको नष्ट करके हमें ना छोड़े। इसलिए जितने भी गाय सांड है, इनको गौशाला में ले जाए, और हमारे खेतों पर खैर नहीं, हम लोगों ने डीएम्स को दे दिया। लेकिन अगर बात की जाए तो किसान ही उसका दूध लेते हैं, और जब वो दूध से दुकान तो किसान ही तो छोड़ते हैं, उस पे क्या आप लोगों का विचार है, कैसे आप लोग उसको सोचते हैं? मुझसे भी एक लोग कह रहे थे, एक बहुत बड़े भक्त थे, तो मुझसे बोले कि, मैं कहा उनसे एक सवाल किया कि भैया ये बताओ, अगर जो गाय ठाठ हो गई, या जो बैल पहले उपयोगी थे हमारे खेती बाड़ी करने में काम में आते थे, तो जो गाय हमारी बुढ़ी हो गई या दूध छोड़ दी, ठाठ हो गई, या बैल जो है हमारा जो है कि अनुपयोगी हो गया, उसका कोई प्रयोग नहीं है, तो उसका हम क्या करें? तो उन्होंने बोला कि अच्छा, क्या माँ बाप अगर बुजुर्ग हो जाए, खिलाए पिलाए, या बाद में जब बुढ़े हो जाए, तो क्या उनको आप घर से निकाल देंगे? तो मैंने कहा भाई देखो, एक ही नट से, एक ही रिंच से हर नट नहीं खुलता है। अब माँ बाप की तुलना गाय गोरू से कर रहे हो, आप सांड से कर रहे हो। अगर आप गाय बेच दोगे, सांड बेच दोगे, तो कोई ला करके नया गाय बेच, दुधारू लगे गाय बांध लोगे। लेकिन अगर तुम माँ बाप तुम्हारा अगर छोड़ दोगे, तो कहाँ से माँ बाप लाओगे भैया?
तो इसलिए एक ही रिंच से सब नट नहीं खुलता। हाँ, ठीक है, हमारा वो व्यवसाय है, हम गाय भैंस पालते हैं, उसका दूध दूहते हैं, उसको खिलाते हैं, सेवा करते हैं, वो हमारी सेवा करती है। लेकिन जब हमारे पास अगर हम ऐसे ही ठाठ गोरू को रखते रखते चले जाएंगे, बैल रखते चले जाएंगे, बैल का उपयोग है नहीं, तो खिलाएंगे कहाँ? भूसा हमारे पास उतना का है, तो कैसे खिलाएंगे? तो किसान लोग हैं, हर एक गांव में गौशालाएं बनी हुई हैं, तो वहां पे ले जाकर भी तो छोड़ सकता है इंसान। देखिए, गौशालाओं का तो एकदम बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, न जाने कैसे कैसे लोग समझा देते हैं। गौशालाओं की स्थिति है कि कागज में तो उनको चोकर मिल रहा है, भूसा मिल रहा है, सब चीज आता है, इसके भी नाम पर बहुत बड़ा स्कैम पे चला रहे सब। माने चोकर, किसी भी गौशाला में आप जाकर के सर्वे कर लीजिएगा, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, कहीं चोकर न मिल रहा है, न कहीं उनको दाना मिल रहा है, उनको सड़ा गला भूसा डाल दे रहे हैं, सब मर रहे हैं। और जब मर जा रहे हैं, बीमार, बहुत सारे वीडियो भी वायरल हुई है, और जिसके भी खेत में जा रहा है 10 डंडा उनको पीट रहा है। तो इसलिए अगर वास्तव में इनको गौशालाओं में संरक्षित करना है तो उसके लिए मास्टर प्लान बनाएं, ताकि इनको संरक्षण किया जाए। और इस तरह से आवारा छोड़ देना, तरह तरह के खाली अनाप शनाप बोल देना, जानते हैं आप, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों लोग जब बोलते हैं, कोई बात बोलते हैं, तो वो जानते क्या होता है, वो कानून के रूप में काम करने लगता है। जैसे अगर कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बोल दिया कि हमें ये काम करना है, सड़क पे किसी को नहीं चलना है, तो अब पुलिस वाले क्या करते हैं, सड़क पे नहीं चलना है। अब सड़क पे नहीं चलना तो जाए कहाँ? भाई सवाल उठता है, जाए कहाँ? कोई बीमार हो गया कैसे जाए? अब पैसा वसूली बढ़ जाती है। बोलते हैं हेलमेट, हेलमेट, बिना हेलमेट गाड़ी नहीं चल रहा, सड़क नहीं देख रहे टूट गई, उसको नहीं बनवाएंगे, हेलमेट नहीं चलना है, इस पे इतनी फाइन। अरे भाई, हेलमेट नहीं, इतनी फाइन तुम लगा दिए। अगर सरकार चाहे तो 24 घंटे के अंदर में कोई बिना हेलमेट चल पाएगा क्या? लेकिन वो चाहते हैं कि हेलमेट ना लगाएं, हम रोज वसूली हमारी चलती रहे। तो ये सब नहीं अब चलने वाला है। यानी कि कहीं ना कहीं लोगों को डरा धमका के पैसे वसूलने की बात आप। इसलिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बहुत सोच विचार के बोलना चाहिए। अब उन्होंने कहा कि बस सुअर जितने जानवर हैं उनको स्वच्छंद होकर चलने दीजिए, गाय साढ़ को जो है कि कोई बेचेगा नहीं, बात नहीं। तो ठीक है भैया, नहीं हम बेच रहे हैं, तुम्हारे आदेश का पालन कर रहे हैं, लेकिन हमारे खेत में तुम हमारी फसल पर, आज पूरा आजमगढ़ जिला मेरे भाई सब गरीबी रेखा में चला गया ना। हमारे पास चना है, न मटर है, न अरहर है, न हमारे पास बाजरा है, मोटा मोटा मिलेट्स लगाते हैं कि मिलेट्स से मोटा अनाज खाओ, बात समझ नहीं। जब ये सब चर जा रहे हैं, मिल ही नहीं रहा है, किसी के पास नहीं मेरे भाई, पूरे आजमगढ़ जनपद में। अच्छा, लोग क्या कर रहे हैं, हमारा कुपोषण के शिकार हो जा रहे हैं। उनको जानते हैं, एक व्यक्ति को, स्वस्थ व्यक्ति को 18 साल की उम्र के बाद 2200 से 2800 कैलोरी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। अब वो ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए हमें? दाल चावल रोटी सब्जी के बाद हमें प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, तब जाके बढ़ता है। तो हमारे पास यहाँ पता ही सब चीज पैदा होती है, गंजी पैदा होती है, मक्का पैदा हो सकता है, माने हर चीज पैदा, सारी साग सब्जी। तो हमारा तो 3000 कैलोरी तक यहाँ के लोग खा लेते थे शाम को, एक एक पूरा एक एक पूरी जो हमारे बारे कटोरा, एक एक कटोरा खाने के बाद दाना खाते थे, मटर का खाते थे, चना का खाते थे। चना जानते हैं, अन्न का राजा माना गया है। तो जब ये सब नहीं है, लोग कुपोषण के शिकार हो गए। आज जानते गाँव में भी चेक करिए ना, तो ज्यादातर लोगों का खून जो है जानते हैं 12 से 16 हेमोग्लोबिन रहनी चाहिए, आज जो है कि आ गई 9-8%। जो आप एक महापंचायत चला रहे हैं, उसमें आपने एक मांग बताया कि छुट्टा जानवरों को हटाया जाए, या जो जंगली जानवर है उनको यथास्थान पहुंचाया जाए किसी भी तरीके से। जी। दूसरी मांग क्या है आप लोगों की? हमारी सर दूसरी मांग ये है बिजली। बिजली ये है, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में और संविधान लागू हुआ, उसी समय भारतीय संसद में कानून पास हुआ और एक व्यवस्था दी गई, आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम 1955 बनाया गया। अच्छा। उसमें व्यवस्था दी गई कि जो जीवन रक्षक वस्तुएं हैं उस पे 1 रुपए भी की कमाई सरकार नहीं कर सकती, जिसमें हमारा बिजली उसमें आवश्यक वस्तु में आती। क्यों? क्योंकि दिन में तो हम सूरज के प्रकाश से अपना काम चला लेते हैं, लेकिन रात में हम अंधेरे में कुछ नहीं कर सकते। तो संसद द्वारा पास हुआ कि हम जो है कि विदेशों से मिट्टी का तेल खरीद करके ला करके लोगों को मुहैया कराए, जिससे लोग प्रकाश में अपना काम कर सके। विदेश से खरीद करके मिट्टी का तेल आया सर, इसके बाद लोगों को फ्री मुहैया कराया गया। उसी मिट्टी के तेल से हम लोग
पढ़े बचपन में डेबरी और लालटेन नहीं, बचपन क्या हम लोग इंटर तक, अभी 95 तक उसी मिट्टी अच्छा। के तेल और डेबरी से उसी 1955 के कानून के हिसाब से हमको मिट्टी का तेल मिलता था, फ्री अवकाश मिलता था। सिर्फ उसमें क्या था कि कोटे से जो कोटेदार दुकान से लेके घर तक जाता था, खाली किराया उसमें जोड़ करके लिया जाता, जबकि मिट्टी का तेल हमें फ्री मिलता था एक तरह से। 1995 के बाद क्या हुआ कि भारत की संसद ने पार्लियामेंट में ये पास किया कि यार हमें विदेश से मिट्टी का तेल लाने में खर्च ज्यादा गिर रहा है और पब्लिक पैसा दे रहे टैक्स का, तो उस टैक्स के पैसे से हम लोग क्यों ना विद्युतीकरण करवा दें गांव-गांव, जिससे कि हमारा पैसा दिन भी कम लगेगा, हम खुद बिजली पैदा करेंगे और लोगों को जो है फ्री में अवकाश बिजली मिलती रहेगी। तो विद्युतीकरण तो हुआ, लेकिन उसमें भी धोखा हमारी पिछली सरकारों ने किया कि हमारे आजमगढ़ मंडल में ज्यादातर जगहों पे गांव में तो विद्युतीकरण हुआ, लेकिन खेतों में ट्रांसफार्मर न लगने की वजह से बिजली के मोटर नहीं लग पाए, जिससे कि हम डीजल इंजन से खेती करते हैं। यहाँ के ज्यादातर किसान बहुत कम नॉमिनल मामले में कोई बिजली के मोटर्स करते हैं, बाकी सारे लोग यहाँ डीजल इंजन से खेती करने के लिए बात हो गई, क्योंकि ट्रांसफार्मर लगा नहीं। किसानों ने बर्दाश्त किया, चलो अच्छा नहीं लगा, बर्दाश्त कर लिया। इसके बाद सर क्या हुआ कि विद्युतीकरण हो गया, बिजली मिलने लगी, सब लोग बर्दाश्त किए, चलो वो भी बिजली पूरा नहीं मिलती, कभी 8 घंटे, कभी 9 घंटे, कभी 4 घंटे, कभी वो भी नहीं, उसका भी उसने बर्दाश्त कर लिया। जब बर्दाश्त करते करते क्या हुआ, बीच में अभी 8-10 साल पहले मिट्टी का तेल भी बंद कर दिया गया। जब मिट्टी का तेल बंद हो, जब लाइट कटती थी तो हम लोग उस प्रकाश से काम चलते थे, जब मिट्टी का तेल भी बंद हो गया, अब किसान सकपका के रह गया कि अब हम कैसे काम करेंगे। कितने लोग तो सर उनके पास चार्जिंग लाइट नहीं है अगर है, तो जब बिजली कट जाती तो अंधेरे में बैठे रहते कि लाइन आ जाएगी तब खाना खाएंगे। ऐसी मैंने गांव में जाकर के, गांव की स्थिति ऐसी है, गरीबी इतनी ज्यादा है। लेकिन ये सरकार ने क्या किया कि अभी 3-4 साल पहले से हर गांव में, चाहे कोई गरीब अमीर जितना लोग हैं, सबको, किसी को 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख बिजली की बिल पकड़ा दी। जब बिजली की बिल पकड़ा दी गई तो किसान गरीब मजदूर दंग हो गया कि अरे 4 लाख 3 लाख कैसे भरेंगे। लाइनमैन जो सरकारी थे उनको हटाकर प्राइवेट लाइनमैन रख दिया गया, ठेके पर रख दिया गया। अब जेई बैठ करके, जेई इंजीनियर बैठ करके, एसडीओ बैठ करके अपना शासन चलाने लगे, और ये अंग्रेजों से भी क्रूर शासन कर रहे हैं जनता के साथ। ये कर क्या रहे हैं, इनके लाइनमैन जा रहे हैं, जेई जा रहे हैं गाँव में, किसी का थोड़ा सा फिर एक छोटा सा घर देख ले रहे हैं, बस खड़े हो जा रहे हैं, थोड़ा सा देख रहे हैं पक्का उक्का है भाई, आपका तो 2 लाख बिजली बिल है, तब आपका तार कटेगा, FIR दर्ज होगा, RC जाएगी, जेल जाएंगे, और वो कांपने लग रहा है। अच्छा, लोगों को बिजली बिल के नाम पे डराया जा रहा है। इसके बाद वो बोला सरकार कोई उपाय बताए, 10,000 दे दो, 20,000 दे दो, वसूली हो रही, एकदम भ्रष्टाचार चरम सीमा को पार कर चुका है, जमा भी नहीं हो रहा, वसूली हो रही है। कोई गरीब आदमी अगर पैसा देने लायक नहीं, उसका तार ही काट के उठा ले जा रहे हैं। एकदम जुर्म आखिरी सीमा पर कर दिया है। जब तार कट जा रहा है तो जो लोग एक होमगार्ड लेकर के भी अगर कोई लाइनमैन गांव में जा रहा है सर, तो कितने लोगों को पसीना निकल रहा है कि अब मेरी बिजली कटेगी, अब मेरी, क्योंकि हर व्यक्ति को लगभग कोई ऐसा घर नहीं बचा है जिसको 1 लाख 2 लाख 3 लाख 4 लाख तक की बिजली की बिल नहीं पकड़ा दी गई, जबकि आवश्यक वस्तु है, जबकि ये आवश्यक वस्तु है। ठीक है, आप अगर बिजली बिल दे रहे हैं तो हमारे पूरे उत्तर प्रदेश में कुल टोटल बिजली बिल 25,000 करोड़ है, घरेलू बिजली बिल की। तो हम लोग ये कहते हैं कि अभी आप 1 फरवरी को देखेंगे बजट पास हुआ है, केंद्र सरकार का बजट 50,68,000 करोड़ का है और हमारे राज्य सरकार का बजट है 8,08,000 करोड़। तो पैसा कहां से आता है जानते हैं? हाँ, हम टैक्स, जूता चप्पल कुछ भी पहनते हैं उस पर टैक्स देते हैं। अभी एक मोटरसाइकिल की मैन्युफैक्चरिंग लागत अभी जाएंगे देखेंगे तो 30 से 40 हजार रुपए आती है, लेकिन हम खरीदते हैं 1 से 1.5 लाख की। एक मोटरसाइकिल कोई खरीदा है तो 1 लाख गवर्नमेंट को टैक्स देती है। इंटरनेशनल मार्केट में हमारा जो पेट्रोल है 30 से 40 रुपए लीटर पड़ रहा है, लेकिन गवर्नमेंट कितने में दे रही है हमको? 100 रुपए में। हर लीटर पीछे 60-70 रुपया गवर्नमेंट हमसे वसूल रही है। मोबाइल चला रहे हैं, चश्मा पहने हैं, जो भी आप खाना खा रहे हैं, यहाँ तक कि टॉफी नमकीन भी खा रहे हैं तो हम टैक्स दे रहे हैं। तो उस टैक्स को जुटा करके वो पैसा जाता है तो उसी को आय व्यय कहते हैं, उसी को बजट कहते हैं। जो पैसा इकट्ठा होता है उसको व्यय किया जाता है। तो सरकार को 9 काम करना होता है उस पैसे से। कोई भी सरकार बनती है तो उसको 9 काम करना, पूरे विश्व का नियम है, विश्व में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में लिखा भी हुआ है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, मनोरंजन, यातायात की व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर, कृषि का डेवलपमेंट, जीवन रक्षक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, यही 9 काम के लिए सब टोटल पैसा हम देते हैं। लेकिन सर हमारी जो बिजली आवश्यक वस्तु है
तो ठीक है, उसमें 25,000 करोड़ जमा कर दो, 25-30,000 करोड़ जो भी बकाया है हमारा बिजली में ड्रॉप हो गई। और दूसरी बात, जब हरियाणा, पंजाब, दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है, जब यहाँ पर बिजली 250-300 यूनिट फ्री है, तो हमारा तो उत्तर प्रदेश पिछड़ा हुआ जिला है, पिछड़ा हुआ प्रदेश है, तो हमारा भी तो हक बनता है। तो हम क्या, एक देश में दो नियम लागू हुआ। जब वहाँ विकसित राज्यों में बिजली बिल माफ है, तो हमारे यहाँ भी तो बिजली बिल, हम भी टैक्स देते हैं, तो हमारी बिजली बिल 300 यूनिट माफ होनी चाहिए। और अब तक की घरेलू बकाया बिजली बिल है आप जमा कर दो, ताकि किसान कर्ज मुक्त हो सके, किसान मजदूर कर्ज। यानी आपका कहने का मतलब है जो हमारे छोटे किसान है या गांव के जो छोटे नहीं, यहाँ तो छोटा बड़ा सवाल नहीं, सारे लोगों के किसानों के बिजली बिल, अच्छा, जितने भी किसान है, मजदूर है, गांव के लोग हैं, उत्तर प्रदेश में एक एक बच्चे की घरेलू बिजली बिल 300 यूनिट बिजली माफ करो। और अब तक की घरेलू बकाया बिल 25-30 हजार करोड़ उसको माफ कर दो, खत्म हो जाएगी। हाँ, जो 300 यूनिट से ज्यादा चला रहा है, एसी चला रहा है, बहुत बड़ा काम कर रहा है, तो ठीक, उससे आप एक्स्ट्रा चार्ज करो। यानी आपका कहने का मतलब 300 यूनिट बिजली बिल यहाँ पे भी फ्री होनी चाहिए। और तीसरा मांग क्या है आपका? एक पहला हो गया कि तीसरा रोजगार, तीसरा सर रोजगार। हमारे यहाँ आप जानते हैं भारतीय संसद पार्लियामेंट द्वारा यहाँ पर हमारे मसीहा, हमारे आजमगढ़ मंडल, पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग चौधरी चरण सिंह जी को हमारे आदर्श, किसानों का अगर कोई एक महानायक पैदा हुई इस पृथ्वी पर, तो चौधरी चरण सिंह जी पैदा हुए। सारे लोग मानते हैं, अगर आजमगढ़ में चौधरी चरण सिंह का नाम ले लिया जाए तो किसी जात, वही एक व्यक्ति ऐसे हैं जो पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में उनकी चर्चा होती है, और पूरे भारतवर्ष में सर्वमान्य किसानों के नेता वो माने गए हैं। हम लोगों के समझ लो उनको अपना मसीहा मानते हैं, अपना भगवान के रूप में। हमारे यहाँ किसी आप किसान के घर जाएंगे तो चौधरी चरण सिंह साहब का फोटो जरूर मिलेगा। हम तो अगरबत्ती जलाते हैं हम लोग। हमारे पिताजी तो चौधरी चरण सिंह के नाम पर अगर कोई एक शब्द बोलता तो उनकी लाठी उठ जाती थी। मेरी बात समझ रहे नहीं? तो चौधरी चरण सिंह जी कहा करते थे कि असला विकास खेत और खलिहान से होकर गुजरता है, और उन्होंने कहा जब तक हम गांव को विकसित नहीं करेंगे तब तक भारत का विकास असंभव है। तो भारत के पार्लियामेंट द्वारा एक नाबार्ड संस्था बनाई गई। नाबार्ड का काम यह था, उसको एक लक्ष्य दिया गया कि हर गांव में 2-4 लघु उद्योग, कुटीर उद्योग जो कृषि से रिलेटेड है खोल दिए जाए, उसको लक्ष्य दिया गया। अब ये लोग करते क्या है सर? उनको ये व्यवस्था दी गई कि आप लघु उद्योग, कुटीर उद्योग खोलेंगे कृषि से रिलेटेड, जो माल वहां के जो नौजवान बनाएगा माल, उसको बेचने तक की और उसको ट्रेनिंग करके उसको संपन्न बनाने तक की टोटल जिम्मेदारी नाबार्ड को देगी। अब नाबार्ड से ये अपेक्षा की गई कि आप जो है अगर गांव में उद्योग खोल देंगे तो एक उद्योग अगर 1 करोड़ रुपए का खोल दिया जाए तो उस पर कम से कम 2 से 3, 4, 5 हजार लोगों को रोजगार मिल जाएगा। तो जब रोजगार मिलेगा उन्हें तो इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। महिलाएं जो घर पे बेरोजगार बैठती हैं उद्योग धंधों में लग जाएंगी। जब उद्योग धंधों में लग जाएंगे तो वो भी 1500 रोज कमाएंगी, तो उनका पुरुष भी कमाने लगेगा। दोनों मिलकर जब कमाएंगे तो अपना घर खुद बनवाएंगे। उनको इंदिरा आवास या किसी उनको निधि फिधि के लिए सरकार के सामने या किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ना पड़ेगा। हमारा मौलिक अधिकार के तहत जो है कि हमारा अधिकार दिया गया। क्या दिया गया? नाबार्ड योजना बनाई गई, खादी ग्राम उद्योग बनाया गया, प्रधानमंत्री रोजगार योजना चल रही है, मुद्रा योजना चल रही थी। इसमें होता क्या सर? इसमें फ्रॉड क्या होता है? सुन लीजिए। मैंने उस दिन डीएम साहब से कहा वार्ता में, उनको लिख के भी दिया कि सर ये जितने नाबार्ड और खादी ग्रामोद्योग सब जो गांव में उद्योग लगाने के लिए इसलिए लगाया गया, कहा गया कि अगर गांव में उद्योग लगेगा तो लोग रोजगार में आ जाएंगे, रोजगार में आएंगे तो उनका विकास होगा, तो हमें उनको एक्स्ट्रा पैसा नहीं देने की जरूरत पड़ेगी, खुद कमा खा लेंगे। लेकिन हमारा उद्योग धंधा गांव में ना लग करके जो फ्रॉडिया टाइप के लोग हैं जाते हैं सीधा नाबार्ड ऑफिस में, नाबार्ड के मैनेजर से, बैंक मैनेजर से कहते हैं साहब हमको 1 करोड़ लोन चाहिए। तो मैनेजर बोलते हैं अरे भाई वो तो पैसा उसके लिए आता है, क्या नाम से, गांव में उद्योग खोलने के लिए ताकि लोगों को रोजगार मिले। तो बोलता है साहब रोजगार के लिए 10 लाख 20 लाख घूस ले लीजिए। वो तुरंत घूस लेते, उसकी फाइल मुर्गी फार्म, बकरी पालन, पेठा उद्योग, गांव में अचार उद्योग, ये सब के लिए पैसा था, उसके नाम से फाइल बन जाती है, उसको तड़ाक दे पेमेंट मिल जाता, अपना बंगला बनवाता है। और बाकी जो हमारे गरीब मजदूर का पैसा उनको उद्योग नहीं लगता है। तो हमने कहा ठीक भैया आप ऐसा नहीं करते तो हमको लिस्ट दे दो अपने जनपद की कि आपने अब तक नाबार्ड से कौन कौन उद्योग गांव में चलवा रहे हैं। यानी आपका कहने वाला जो नाबार्ड से पैसे आ रहे हैं उसका दुरुपयोग किया जा रहा है।
नाबार्ड मतलब मैं बैंकों से कह रहा हूँ, कोई बैंक तैयार हो जाए हमसे कह दे कि मैं उसे कह देता हूँ भैया मुझको लिस्ट दे दो, तुम खादी ग्रामोद्योग से, प्रधानमंत्री रोजगार योजना से या नाबार्ड से जो पैसा मिला है उद्योग खोलने के लिए, किस किस गांव में कौन कौन से उद्योग लगवाए हो। इसके बाद अभी दूध का दूध पानी पानी हो जाए, तो मैं कहा आप नहीं इस तरह चलेगा, क्योंकि जानते हैं इसमें अनुसूचित जाति को 50% छूट है और पिछड़ी जाति को 30% छूट है। जैसे कोई अगर उद्योग मुर्गी फार्म या तेल का उत्पादन या बेकरी उद्योग, बिस्किट उद्योग, नहीं कुछ तो पेठा उद्योग, अचार उद्योग, कोई भी उद्योग अगर खोल रहा है कोई व्यक्ति, तो उसको प्रोत्साहन के रूप में सर क्या किया जाता है कि सब्सिडी छूट दी जाती है 30 से 50%। वो पैसा जमा ही नहीं करना। जैसे 1 करोड़ लिया तो अगर 50% छूट दे 50 लाख जमा ही नहीं करना है। अब 50 लाख जमा तो करना तो 65 किस्त में जमा करना है, मैंने 5.5 साल में जमा करना है। कमाओ भैया उतना जमा कर दो, उद्योग चलाओ, तुम्हारा हम डेवलप करेंगे। नाबार्ड का काम है, खादी ग्राम उद्योग का काम है, इन लोगों का काम है, बैंक का काम है। तो अगर ये डेवलप हो जाएगा, उनके माल तक बेचने की इन लोगों को दी गई कि अगर उनका माल यहाँ नहीं बिक रहा है तो आप इंटरनेशनल मार्केट में तलाशो, ताकि उनका माल बिक जाए, ताकि उद्योग धंधे चलते रहे, हमारे यहाँ रोजगार मिले। रोजगार सरकार की गारंटी है कि हम लोगों को रोजगार नया न देंगे, इसीलिए हम टैक्स देते हैं। लेकिन हमारा जिला जो है भाई साहब, सर पूरा उद्योग शून्य। इधर अभी यहाँ बैठे ना आप, इधर 100-200 गांव में अभी चलिए मैं घुमा दूं, अगर कहीं एक उद्योग स्थापित हुआ हो तो मैं किसानों की बात करना ही बंद कर दूंगा। एक उद्योग आपको नहीं मिलेगा, सब फ्रॉडिया तरीके से पैसा निकल गया। हम आगे कहाँ तक, ये भी नहीं कि आज तक की जितनी मैंने कि सरकारें आई 95 के बाद से, किसी ने कोई उद्योग सर इस पर काम नहीं किया। हमारा सवाल बनता है कि भैया आपको सरकार बनाने का मौका मिला तो गांव का उद्योग क्या हुआ। मोदी जी पर हम लोगों ने भरोसा किया कि अच्छे दिन आएंगे, उन्होंने कहा कि हम लोगों का पैसा गांव तक पहुंचाएंगे, उद्योग धंधे लगेंगे। लेकिन इनका तो ये हुआ, दोनों लोग मिलकर के खाली लंबी लंबी हाँकते हैं, ये लोगों को तो जो बचा था वो भी खत्म कर दिए। यानी जमीनी हकीकत अगर देखी जाए तो बताया कहीं उद्योग है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, बहुत सारे वादे किए जाते हैं कि इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं, लेकिन वो धातरी स्थिति पे नहीं। अब मैं तो बता दिया, चैलेंज कर दिया कि आप आजमगढ़ जिले में घूम लीजिए, किसी गांव में कहीं उद्योग लगा हो तो बताइए। अब पैसा आ रहा है, हर साल पैसा आ रहा है, खादी ग्राम उद्योग का आ रहा है, नाबार्ड का पैसा आ रहा है, कृषि से रिलेटेड। हाँ, इतना कर रहे हैं कि नया एनजीओ बना करके अब कृषि में जानते हैं 80% सब्सिडी पर हमारा कृषि यंत्र आता है। लेकिन वो सब क्या है, एक एफपीओ का गठन करके, अभी एफपीओ हमारे आजमगढ़ में चल रही बहुत सारी एफपीओ प्लानिंग बना करके फ्रॉड करने का एक तरीका बनाया गया। एफपीओ के नाम पर लोग ट्रैक्टर जितने भी है मिल बांट करके निकाल ले रहे हैं। आम जनता को कोई भी बेनिफिट्स नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से एक तो हमारी फसलें बर्बाद हो जा रही है, हमारे पास कुछ बचा नहीं खाने के लिए। दूसरा, हमारा जो उद्योग है ये भी खा जा रहे हैं। तीसरा जो है कि हम जो है कि जब अपने बिजली हमें नहीं मिल रही, हमको तो गरीबी रेखा में सब डालते चले जा रहे हैं। लेकिन हम जय किसान आंदोलन में के साथियों को हर गांव में हम लोग कमेटी गठित कर दिए हैं। अब जय किसान आंदोलन के हमारे कार्यकर्ता इस मैदान में उतर चुके हैं और हम लोग गांव-गांव पंचायत करते हैं। भैया देखो, अब तक हम बहुत बर्दाश्त किए, हमें अपना उद्योग अधिकारियों से प्यार से मिलकर के, माननीय मुख्यमंत्री जी से प्यार से मिलकर के उनको बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा गांव। मैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री महोदय को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि आप धरातल पर सर्वे करवाएं। अगर नहीं गांव में उद्योग लगा है तो ऐसे अधिकारियों को तत्काल कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, उनको काम करने का कोई मतलब नहीं है। और जो हमारा अब से बचा हुआ पैसा है, कम से कम इसको 2 साल के अंदर में अगर ये लोग चाह लें सर, खादी ग्राम उद्योग, ये सब नाबार्ड, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, मुद्रा योजना अंतर्गत अगर ये लोग चाह ले दिल से, तो 2 साल में इतना पैसा हमारे पास है कि 2 साल में कोई ऐसा गांव नहीं बचेगा जहां 2-3 उद्योग न लग जाए। तो इसके लिए हम लोग अपील करते हैं, हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात को रखते हैं। अभी जानते हैं हम लोगों ने एक सेंट्रो बाजार में 27 अप्रैल को एक महापंचायत किसानों की किए, उसमें खुली पंचायत हुई। किसानों ने प्रस्ताव जो दिया, 7 प्रस्ताव दिया, जिसमें हमारा पहला प्रस्ताव था कि गाय और सांड, नील, इनको गौशाला में संरक्षित किया जाए, और नीलगाय और बंसुरा इनका स्थान है जंगल। भैया पकड़वा करके, चाहे मिलिट्री लगाओ, पुलिस लगाओ, जो भी लगाओ, लगा करके इनको ले जा करके जंगलों में संरक्षित करो ताकि वो भी कमा खाएं। भाई गौशाला में हमारी गाय माता और सांड
ये लोग भी सुरक्षित होकर के अपना रहे, इनको कोई डंडा लेकर इधर उधर मारे पीटे ना, कोई मार दे रहा है, कोई काट दे रहा है, कोई दौड़ा रहा है, तो ये जलालत इनको जीना ना, ये सब जीव है, इनको बचाया जाए। दूसरी बात, हमारे जो बिजली बिल है, जो ये जेई और इंजीनियर और लाइनमैन मिल करके लोगों का जीना दुर्लभ कर दिए हैं, तो इनको तत्काल प्रभाव से कहा जाए कि किसी का तार ना काटें, जो गांव गांव काट के उठा ले जा रहे हैं, क्योंकि ये हमारा आवश्यक वस्तु है, जीवन रक्षक वस्तु है, हमारी लाइफ लाइन है, इसके बिना हम जी नहीं सकते। और इस पे कानून 1955 में बना भी है कि आप किसी भी जीवन रक्षक आवश्यक वस्तु में 1 रुपया भी सरकार कमा नहीं सकती। तो हमसे कैसे कमा रहे हो। और दूसरी बात, हमारी 300 यूनिट बिजली फ्री किया जाए, दूसरा प्रस्ताव है। तीसरा हमारा प्रस्ताव है कि हमारे इस जितने भी उद्योग धंधे बंद किए गए हैं, हमारे लोग बेरोजगार होकर के इधर उधर धक्का खा रहे हैं, देश प्रदेश जाकर के, उनको धक्का ना खाना पड़े, इसलिए हर गांव में धरातल पे उतर करके हमारे किसानों से मिल करके, नौजवानों से मिल करके, ईमानदारी से पक्ष विपक्ष सभी लोगों को मिल करके छोटे जो जाकर के गांव में भैया छोटे छोटे लघु उद्योग, लोगों को ज्यादा से ज्यादा नौजवान बैठे हुए हैं, उनको ट्रेंड किया जाए और उनको छोटे छोटे उद्योग धंधे लगवाए जाए, जिससे उनका जीविकापार्जन वो अपने भी कमाए, लोगों को भी आगे बढ़ा सके। नेक्स्ट चीज है कि हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं, सारे सरकारी अस्पताल में, किसी सरकारी अस्पताल में, ज्यादातर सरकारी अस्पतालों में रात में डॉक्टर नहीं बैठते, जबकि इसमें नियमावली है कि जो डॉक्टर इस अस्पताल पर जो डॉक्टर रहेगा 24 घंटे अस्पताल पे रहेगा। रात में अगर 12 बजे भी अगर कोई पेशेंट आ रहा है इमरजेंसी, तो उसको देखभाल करेगा। उनको नॉन प्रैक्टिस अलाउंस मिलता है कि आप कहीं प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रात में भी अगर सेवा करना पड़े तो उसको नॉन प्रैक्टिस अलाउंस मिलता है। उनको होम रेंट के लिए होम रेंट ना देना पड़े, इसलिए उनको हर अस्पताल में मकान बना के रखे गए हैं। लेकिन सारे मकान, अभी फरिया में चले जाइए, फरिया में गए थे, अभी संजरपुर में चले जाइए, जितने भी इनके डॉक्टर्स के आवास बने हुए, सब किसी में दरवाजा नहीं है, बिजली नहीं है, और डॉक्टर लोग रहते भी नहीं, वो तो चाहते हैं वो कोई वहाँ रहता है, कहीं जाकर प्राइवेट प्रैक्टिस यहाँ करता है, वहाँ करता है। पेशेंट जो है, जो प्राइवेट अस्पताल में जाता है, गरीबी रेखा में चला जाता है। इतना लूटपाट हो रही है, 10-10 रुपए एक दवाइयाँ मेरे भाई साहब 200 रुपये प्रिंटवा छाप करके लूट रहे हैं, जो एक बार बीमार हो जा रहा है जिसके घर में। एक तो हमारे पास इसमें कोई फसल नहीं बची है, न हमारे पास चना बचा है, न मटर बची है, न साग सब्जी बची है, न सूरजमुखी बची है, मेरे पास कुछ नहीं बचा है भाई। मेरे किसानों को पूरा आजमगढ़ जिला, पूरा मंडल इसमें सूख, समझ लीजिए कि एकदम इतना उपजाऊ जिला होते हुए भी अपना पेट नहीं भर पा रहा है। तो लोगों क्या करें, अगर ये दोनों जानवरों को हटा दिया जाए, तीनों जानवरों को, तो आजमगढ़ मंडल ही, आजमगढ़, बलिया, मऊ, जौनपुर, अम्बेडकर नगर, ये 5 जिले मिल करके पूरे उत्तर प्रदेश को पूरी सब्जी या हर चीज की सप्लाई कर देंगे। हम लोगों के पास इसमें पहले बिना ट्यूबवेल था, तब मक्का का पैदा होता था। अब तो सबके पास इंजन, डीजल इंजन लगा लिए हैं। हम लोग मैयवा में बो करके जुनमा तक न जाने कितने पूरे गाँव, पूरे देशवा को हम लोग ये खिला दें मक्का। अब मक्का में जानते हैं ज्यादातर ग्लूकोज मिलता है, फाइबर मिलता है। बस हमारे यहाँ 3-3 महीना तक लोग मक्का की रोटी खाते थे। आज जानते मक्का की रोटी कौन खा रहा है? आज मक्का की रोटी जो पूंजीपति है जा रहा है होटल में, इतनी बड़ी छोटी सी मक्का की रोटी 80-80 रुपये, 100 रुपये में एक रोटी मिल रही। बताइए, जो हमारे यहाँ पशु खाते थे, अगर हमारे कोई भिखारी आ जाता तो लोग 1 किलो मक्का देते थे, तो हाथ जोड़ता था, भैया मक्का मत दीजिए, हमको बहुत हो गया है, हमको कोई दूसरा चीज दीजिए। बस फर्क नहीं, आज उनको चीखने के लिए नहीं मिल रही है। ये हालत हो गई हमारे प्रदेश की, हमारे इधर की। तो मैं सरकार से हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि आप अस्पतालों को दुरुस्त करिए। हमारा जो रोजगार है जो छीन लिया गया है, अमीर इसको हड़प लिए हैं। छोटे छोटे जो कोई गांजा के नाम पे, कोई चरस के नाम पे, कोई अफीम के नाम पे काम कर रहा है उस पैसे का, कोई अपना प्लाटिंग का काम कर रहा है, कोई बिल्डिंग बना करके व्यवसाय उस तरह से कर रहा है, अपना खुद का विकास कर रहा है। लेकिन आम जनता का विकास नहीं, इसलिए इस पर जांच करा करके ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई हो जो ऐसा किया है। और हर बैंकों को चिन्हित करके उनको पहले एक चीज की जांच कराई जाए कि तूने भैया किस किस गांव में कौन कौन सा उद्योग लगवाया है कृषि से रिलेटेड। अगर गलत पाया जा रहा है तो ऐसे बैंक के मैनेजरों को अब हम लोग चैन से बैठने नहीं देंगे। अब हमारा किसानों का झंडा हर जगह गड़ जाएगा। हमारा लक्ष्य है कि इस पूर्वांचल को, पूरे पूर्वांचल नहीं, पूरे प्रदेश की हालत, लेकिन पूर्वांचल में ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले कुछ उद्योग धंधा लगवा लिए, जागरूक थे। लेकिन हम इस समय चाह रहे हैं कि हमारा जो पूर्वांचल के 8 जिले गरीबी रेखा से जूझ रहे हैं, उनको निकालने के लिए हम लोगों को उद्योग लगवाना पड़ेगा, अपनी फसल बचाना पड़ेगा, बिजली बिल माफ कराना होगा। ये तीनों भी काम हो जाए तो हमारा फिर सुनहरा भविष्य तैयार हो जाएगा और हम गरीबी रेखा से निकल जाएंगे। तो हमारा लक्ष्य है कि अपने पूर्वांचल को गरीबी रेखा से नीचे निकालना, ऊपर उठाना और सबको संपन्न बना करके, यही हमारा मूल लक्ष्य है।
और इसी के लिए हम लोग हर जगह पंचायत कर रहे हैं, सरकार से निवेदन कर रहे हैं। और मैं चाहता हूं, मैं अच्छी तरह समझता भी हूं, हम लोग ज्ञापन एक माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ दे दिए और 6 अप्रैल को हम लोग देवारा क्षेत्र में खरेलिया ढाला के पास हनुमानगढ़ी मंदिर है, बहुत भव्य स्थान है, उसके सामने रामलीला का मैदान है। उस मैदान में हम लोग एक महापंचायत करने जा रहे हैं। वहां से भी हम लोग निवेदन माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ भेजेंगे। हमें आशा है कि 6 अप्रैल की महापंचायत के बाद जरूर इस पे विचार होगा और विचार होने के बाद हमारी मांगे पूरी हो जाएगी और हम लोगों के सुनहरे भविष्य के लिए सरकार काम करेगी। धन्यवाद। अभी आप सुन पा रहे थे, यहाँ पे किसान नेता है, जमीन से जुड़े हुए हैं और बातें कर रहे थे कि किसानों की जो आय की बात कर रहे थे, किसानों की समस्याओं की बात कर रहे थे। जो हमारे चैनल के माध्यम से गांव-गांव की बातें हो रही हैं, उसको भी इन्होंने बता रहे थे कि किसान के पास जो यह पूर्वांचल है, पूर्वांचल का क्षेत्र है, बहुत ही उपजाऊ जमीन है यहाँ पे। और उपजाऊ जमीन होने के बावजूद भी आज यहाँ का किसान गरीब हो चुका है। गरीब कहने का मतलब है जो उनकी मुख्य फसलें थी, यहाँ की जो जमीनें हैं उपजाऊ में बहुत सारी फसलें होती थी, रहर हो गया, मक्का हो गया, आलू हो गया, गन्ने हो गया, इन सब फसलों में काफी ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। जैसे जंगली जानवर हो गए, नीलगाय हो गई और बनशुअरा हो गए, इन सब का प्रकोप बहुत ज्यादा बड़ा है और सरकार इस पे कोई फोकस नहीं कर रही और बहुत ज्यादा छुट्टा पशुओं का भी मार था। लेकिन सरकार कुछ पशु गौशालाएं खोल कर उसमें संरक्षित की, लेकिन इनका कहना है कि अभी किसानों के पास बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है, छुट्टा पशुओं से, जंगली जानवरों से, जिससे उनकी आय दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है और यहाँ का जो किसान एक समृद्ध हुआ करता था वो गरीब हो चुका है। इन लोगों की मांग है कि जो बेसिक सुविधाएं हैं किसानों की, जैसे बिजली माफ की जाए और 300 यूनिट फ्री की जाए, जिससे हमारा किसान जो है अपने आप में अच्छे से जी सके, खुशहाली जीवन व्यतीत कर सके और उनके जो खेती बाड़ी की समस्याएं हैं उनको भी जल्दी जल्द। और तीसरी सबसे बड़ी मांग जो थी, जो सरकारें भी करती है, लगातार प्रयास करती है, लेकिन वो धरातल को उतरता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। और उनका कहना है कि जो छोटे छोटे नाबार्ड के माध्यम से उद्योग लगाए जा रहे हैं, ये सब चीजें बताई तो जा रही हैं, लेकिन वह कहीं न कहीं गलत हाथों में चली जा रही है और उनका धरातल की स्थिति अगर देखी जाए तो कुछ भी नहीं है। इसमें जो सबकी मिली भगत नजर आ रही है, उसमें बड़े बड़े लोग हैं और बैंक के कर्मचारी मिले हैं और इनकी मांग है कि जल्द से जल्द सरकार के द्वारा इस पे कार्रवाई की जाए और चिन्हित करके बैंकों से ये चीज लिस्ट मंगाई जाए कि आपने जो पैसे दिए हैं वो कहाँ पे लगे हैं और कौन कौन से उद्योग कहाँ पे खुले हैं, उद्योगों की पहचान की जाए और उन उद्योगों को पहचान करके वेरीफाई किया जाए कि पैसे का सदुपयोग हुआ है कि नहीं। इसी तरह के आगे कार्यक्रम हम चलाते रहेंगे। इसी तरह के हमारे साथ जो गांव से लोग हैं उनको जोड़ते रहेंगे। हमारा कार्यक्रम है गाँव जवार चला गाँव की ओर। आप हमारे लिए इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।